मोदी जी के नारे याद है किसी को? महिलाओं से संबंधित क्या नारे दिए गए थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज क्या कहा जा रहा है? बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। आज जनता कह रही है भाजपा से बेटी बचाओ। आज जनता को कहना पड़ रहा है कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, क्योंकि मोदी और योगी के राज में क्या हो रहा है। एक हमारी साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं का जीवन उत्तर प्रदेश में डर के साए में बीत रहा है। कहीं भीड़ का डर, तो कहीं सुनसान रास्ते का डर, कहीं तानों का डर, तो कहीं अपमान और दुराचार का डर। उन्नाव की बेटी को बलात्कार के बाद एफआईआर लिखवाने के लिए आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ती। धिक्कार है ऐसी सरकार पर कि अपने आप को जलाने की धमकी देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, क्योंकि कुलदीप सेंगर एक भाजपाई नेता है। कि हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और पुलिस और प्रशासन जाकर माता पिता को धमकाते हैं। उस बेटी की लाश को माँ बाप की अनुमति के बिना 12 बजे रात को जला दिया जाता है। पीड़ा देखिए, सोचिए क्या बीती होगी। बलरामपुर में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती। अगर कोई महिला चुनाव लड़ना चाहती है तो उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश सरेआम बीच बाजार में की जाती है। उसका चीरहरण होता है, उसका पल्लू खींचा जाता है। अगर कोई शोषण के बाद महिला पुलिस थाने में जाकर रपट लिखाना चाहती है तो उसके साथ पुलिस वाले मारपीट करते हैं। ये महिलाओं की दुर्दशा मोदी और योगी ने बना दी है उस उत्तर प्रदेश में। तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या ऐसी सरकार को दोबारा चुनना चाहिए? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। क्या चुनना चाहिए? क्या चुनना चाहिए? और महिलाओं के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, मुझे बताइए। महिलाएं लड़ेंगी। कौन लड़ेगा महिलाओं के हक की लड़ाई? और आज प्रियंका गांधी जी ने वो माध्यम दिया है 40% टिकटों की तर्ज पर कि महिलाएं आकर अपनी आवाज खुद बुलंद कर सके। मैं और सुरक्षा पर मैंने बात की, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूं महंगाई पर। आज देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, खाने का तेल खरीदना दुश्वार है, ठप पड़ा सारा काम धंधा कारोबार है। ऐसी मोदी और योगी सरकार है। और मैं समझती हूं कि हर महिला, चाहे वो काम करती हो ना करती हो, पढ़ी लिखी हो ना पढ़ी लिखी हो, शादीशुदा हो या घर की बेटी हो, वो एक तरह से गृहिणी तो होती ही है, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी उसके मजबूत कंधों पर आती ही है। और कौन सी ऐसी, आप मुझे बताइए, क्या 100 रुपए टमाटर होने से, 200 रुपए का सरसों का तेल होने से, डीजल पेट्रोल 100 रुपए के पार होने से, गैस का सिलेंडर 1000 रुपया पार होने से आपके घर का बजट बिगड़ा है कि नहीं? बिगड़ा है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए किस किस के घर का बजट बिगड़ा है। बहुत सही बात। और मुझसे पहले की वक्ता ने यह कहा कि जब नोटबंदी हुई थी महिलाएं क्या करती थी? 100 रुपया मिला, 5 रुपया जोड़ लिया, रिक्शा नहीं किया, पैदल चली गई, थैला टांग के सामान लेकर आ गई, 5 रुपया बचा लिया, 10 रुपया बचा लिया, बचा के 2000, 5000, 10,000 रुपया अलमारी में रख दिया कि घर पर ही बुरा समय जब आएगा तो वो पैसा निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। नोटबंदी करके मोदी जी ने वो पैसा भी निकलवा लिया, महिलाओं के पास कोई जमा पूंजी नहीं रह गई। और आज हालात ये हो गए हैं, पहले तो बटुए में पैसा लेके जाते थे और थैला भर सामान लाते थे, अब थैला भर पैसा लेके जाएंगे तो बटुए में सामान मिलेगा। ये मोदी और योगी जी ने इस देश में करके दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ हमारे दुपहिया और 4 पहिया वाहन से पेट्रोल और डीजल मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर गायब कर दिया है, ना सिर्फ हमारी थाली से खाना गायब कर दिया है, ना सिर्फ हमारी जेब से पैसा गायब कर दिया है, बल्कि हमारे जीवन से खुशी और हमारे चेहरे से हंसी गायब कर दी। और बड़ी उज्ज्वला, ये प्रचार तो बहुत अच्छा करते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। 1000 करोड़ रुपया प्रचार में लगा देते हैं।
पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर 23 लाख करोड़ रुपया अपनी जनता की जेब से, आप लोगों की जेब से अपनी जेब में डाल लिया। तो खुद तो बना लिया 20,000 करोड़ का महल, वो बन रहा है दिल्ली में, सेंट्रल विस्टा, आपने नाम सुना होगा शायद। पर कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाया क्या? स्मार्ट सिटी बनाया क्या? किया था ना वादा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे कानपुर को। 8,000 करोड़ का अपना तो हवाई जहाज खरीद लिया, 8,000 करोड़ का। आपके घर में 15 लाख आया क्या? आया क्या? आया क्या? खुद तो 10 लाख का सूट पहन लिया। 2 करोड़ रोजगार आपके लिए आया क्या? तो ये प्रधानमंत्री अगर किसी की सेवा करते हैं तो ये अपनी सेवा करते हैं। ये मुख्यमंत्री अगर किसी की सेवा करते हैं तो थोड़ी सी प्रधानमंत्री की और थोड़ी सी भाजपा की सेवा करते हैं। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं। इसीलिए मैं कहती हूं कि ये बिल्कुल ही बेकार सरकार है। और कांग्रेस पार्टी, खास तौर से प्रियंका जी, ये आज की बात नहीं है, देश को पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी। कौन थी बताइए? देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और उत्तर प्रदेश को पहली महिला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ने दी है। आपको पता था क्या? सुचेता कृपलानी जी, पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने दी। संसद में जो स्पीकर बैठती हैं वो पहली कांग्रेस पार्टी ने दी। तो लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और इसीलिए हम मन, वचन और कर्म से ये बात कहते हैं कि साहस है पहचान जिसकी, साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है वो हिंदुस्तान की नारी है। क्या नापोगे हद उसकी, क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है। उस पर उसको आंख दिखाने वालों, वो समाज की प्रहरी है, वो लोकतंत्र की प्रहरी है। ये प्रियंका जी बात मानती है कि देश को आगे ले जाने वाली नारी होती है। और आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी में आपको कहना चाहती हूँ, कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि भाई अगर घर परिवार हमारी मदद नहीं करेगा तो हम राजनीति में आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं तो बहुत आशावादी हूं। मुझे लगता है जहां चाह वहां राह। महात्मा गांधी ने जब आह्वान दिया देश की महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी के आंदोलन में, तो आपको पता है जेल भरो आंदोलन में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जेल जाती थी। गांधी जी के आह्वान पर उस समय पर्दे और घूंघट से निकलकर शराब की दुकानों को पिकेट करने के लिए महिला पहुंचती थी। और जब लाठी बरसाते थे, अहिंसक आंदोलन था हमारा, लाठी पुरुषों पे बरसाई जाती थी तो महिलाएं उन पुरुषों को ले जाके पूरा उपचार करती थी। चाहे आजादी का आंदोलन हो या आज मोदी योगी भाजपा संघ के खिलाफ लड़ाई हो, महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती। और मुझे लगता है कि महिलाएं अगर एक हो जाए, कभी भी महिलाएं एक वोट बैंक की तरह वोट नहीं देती हैं, बट जाती हैं। घर में कुछ कह दिया, पति ने कुछ बोल दिया, पिता ने कुछ कह दिया, वो कर दिया। एक बात याद रखिएगा, कोई कुछ भी दबाव दे, कुछ भी समझाए, और ये जितनी महिलाएं आज यहाँ बैठी हैं, हर महिला को ये बात 10 महिलाओं से और कहनी है। बस आप मुझे इतना आप वादा करिएगा कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। जब आप वोट देने जाएंगी तो कोई नहीं होगा, सिर्फ आप होंगी। किस बटन पर उंगली आपने दबाई किसी को पता नहीं होगा। जो मर्जी चाहे कोई कहता रहे, बटन दबेगा हाथ पे, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा जात पे ना पात पे, बटन दबेगा हाथ पे। ये बात हमें याद रखनी है। और मुझे लगता है कि महिलाएं चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, हवा का रुख बदल सकती हैं। महिलाएं चाहें तो तख्त-ओ-ताज हिला सकती हैं। महिलाएं चाहें तो इनकलाब ला सकती हैं। तो एक बार मेरे साथ आप जोर से नारा दीजिएगा। मैं कहूंगी आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। और अब चूंकि समय मैंने बहुत ले लिया, और अब देखिए, हम जो प्रवक्ता लोग होते हैं, मेरी साथी सुप्रिया यहाँ पर बैठी है, जिनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, कहीं भी जाती हैं ये तो लोग कहते हैं अरे आप वही है ना जो भाजपा के छक्के छुड़ा देती हैं, आप वही है ना जिनके आगे ये सारे लंगूर बंदर मुंह भी नहीं खोल पाते, आप वही है ना जो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और जब लड़की लड़ने पर उतर आती है
तो मुझे लगता है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो ठान लेती है कि मुझे ये करना है। तो अब कुछ थोड़ी सी बातें मैं मैनिफेस्टो पर भी करना चाहती हूँ, हालांकि काफी कुछ बता दिया गया है। तो जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है, घोषणा पत्र बनाया है महिलाओं के लिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी लगातार ये बात कहती हैं कि घोषणा पत्र हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है, एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है। हम वही वादा करते हैं जो निभा सके, क्योंकि हम हर वादे को निभाते हैं। तो मोदी जी की क्या खासियत है? मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। ठीक है ना, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर ये घोषणा पत्र मेरी बहनों, माताओं, मेरी साथियों बनाया गया है। छह मुख्य चीज है: महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं का स्वावलंबन, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सेहत। इन 6 चीजों पर काम किया गया है। सबसे पहली बात, 20 लाख नौकरियां देने का वादा, जिसमें से 8 लाख नौकरियां किसे दी जाएंगी? महिलाओं को। 20 लाख सरकारी नौकरियों में से 8 लाख नौकरियां महिलाओं को दी जाएंगी, यानी 40% आरक्षण न सिर्फ टिकटों में बल्कि सरकारी नौकरियों में। अब मैंने देखा, एक पूनम जी यहां पर आई थी, वो बहुत दुखी थी और वो घरेलू हिंसा पर बात कर रही थी। ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं निहित है और बहुत ही कष्टकारी और दुख की बात है। एक मुहावरा भी है हिंदी में, आटा गूंदती हिलती क्यों। उसमें क्या था, एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। यही कहीं ना कहीं सामाजिक मानसिकता को दर्शाती है कि एक पति अपनी पत्नी को हमेशा प्रताड़ित करके रखता था, परेशान करके रखता था, और पत्नी, जैसा कि महिलाओं का मन होता है, हमेशा अच्छे से अच्छा काम करके दिखाना चाहती थी, कोशिश करती थी कि कोई कमी ना रह जाए। छोटी छोटी सी बात पर उसके साथ मार पिटाई होती थी, पर वो लगातार अपने आप को बेहतर बनाती जाती थी। तो अंततः उस पति को कुछ मिला ही नहीं करने के लिए, तो वो आटा गूंद रही थी, तो इसी बात पे मारना शुरू कर दिया कि तू आटा गूंथती है तो हिलती क्यों है। तो ये इस मानसिकता को बदलना है। आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, और कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि औरत गलती करे तो उसकी पिटाई अगर हो भी जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस सोच को बदलना, ये कब बदलेगी? उन्होंने कहा कि जो महिला पति से अलग होना चाहती है वो हो नहीं पाती, क्योंकि उसके पास आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। अगर वो चाहती भी है तो भी वो ये सोचती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, कौन हमारा पेट भरेगा, और उसी घर में बैठी रहती। तो मैं कहना चाहती हूं कि ये रोजगार मिलेगा, जब ये नौकरियां मिलेंगी तो वो परिदृश्य महिलाओं का बदलेगा। और इसी के साथ साथ 25 वर्किंग विमेन हॉस्टल। एक मेरी यहाँ पर एक छोटी बहन आई थी, उसने कहा कि मैं रात को निकलती हूँ, मेरे माँ बाप को चिंता होती है कि घर बेटी कैसे वापस आएगी। वो तो है ही, वो पुलिस तो है नहीं जो राम राज कहते हैं, असल में जंगल राज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पर उसी के साथ साथ वर्किंग विमेन हॉस्टल अगर होंगे तो आप जहां काम करती हैं उस जगह के आसपास भी रह सकेंगी। वो भी एक पूरा माहौल बेहतर करने का काम है। हर सरकारी संस्थान में क्रेच यानी छोटे बच्चों की देखरेख के लिए कमरा और एक दाई या एक नैनी रखी जाती है। देश में आधी आबादी महिलाओं की है, और एक मातृत्व का भाव ऐसा है कि महिला का अगर छोटा बच्चा है तो वो अपनी नौकरी छोड़ देगी, बड़े से बड़ा त्याग कर देगी। उसे लगता है मेरी पहली जिम्मेदारी बच्चों का लालन पालन है। तो अगर वो जहां भी काम करने जाती है, भले ही वो आंगनबाड़ी ही क्यों ना हो, अगर अपने बच्चे को सुरक्षित अपनी देखरेख में अपनी नजर के आगे रख सकती है तो वो काम कर पाएगी। इसीलिए हर सरकारी संस्थान में ऐसी सुविधा महिलाओं के लिए मुहैया कराना, ये भी प्रियंका जी का संकल्प है। आशा और आंगनबाड़ी में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें 10,000 रुपया देना प्रति माह। और जो ये स्मार्टफोन और स्कूटी की बात होती है, आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हिंदी में एक कहावत है, कूप मंडूक, यानी कुएं का मेंढक, जिसे कुछ पता ही नहीं है। कुएं का मेंढक के कुएं में रहता है, उसे बाहरी दुनिया के बारे में तो पता नहीं। जब आपके हाथ में एक स्मार्टफोन आता है, एक लड़की के हाथ में स्मार्टफोन आता है, तो दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं उसके लिए। वो अपने फोन से
तमाम जानकारियां हासिल कर सकती है, बहुत सारा काम उसी के माध्यम से कर सकती है। जब एक लड़की को स्कूटी मिलती है तो उसकी पढ़ाई ये कहकर रोकी नहीं जाती कि तुम्हारा कॉलेज 5 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा कॉलेज 10 किलोमीटर दूर है, पैदल चल के रात के अंधेरे में जाओगी तो न जाने कौन सा हादसा घट जाए। तो ये स्कूटी और ये स्मार्टफोन शिक्षा को सुलभ बनाते हैं। और मैं समझती हूं ऐसी दूरगामी सोच के लिए एक बार प्रियंका जी के लिए जोरदार ताली बजाना बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक यातायात फ्री, कभी बस में टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोज आइए जाइए, जितनी भी बार आइए जाइए, निःशुल्क। और गैस सिलेंडर, भाई ऐसा है कि मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर देखे आप लोगों ने, ऐसे ऐसे हाथ जोड़े हुए उज्ज्वला योजना के लिए, देखे थे हैं, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ रहे थे। तो भाई स्टोव दे दिया और सिलेंडर कर दिया 1000 रुपए का, और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, 97% लोगों की आमदनी कम हो गई। तो वो सिलेंडर खरीदा जा सकता है क्या? 1000 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदा जा सकता है क्या? कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए का कर दिया। तो ये असल में ये जो नतीजों में नहीं नजारे दिखाने में मोदी जी का विश्वास है, उसको हमें तोड़कर आगे दिखाने के लिए प्रियंका जी कह रही है कि सब छोड़िए, गैस सिलेंडर का दाम चाहिए 5000 रुपया पहुंचा दे, मैं अगर सरकार आएगी तो 3 गैस सिलेंडर हर महिला को 1 साल में, हर घर को 1 साल में मिलेंगे, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे। पुलिस में 25% नौकरी, सुप्रिया ने भी बात कही, बहुत जरूरी है। आज जब एक महिला पुलिस थाने में जाती है तो उसे बहुत डर लगता है कि मुझसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या मेरा वहां पर भी अपमान होगा। देश में एक बहुत ही बड़ा रेप केस हुआ था, मथुरा रेप केस। उसमें एक आदिवासी लड़की पुलिस थाने जाती है ये रपट लिखाने के लिए कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, रपट लिखाने जाती है मारपीट की, और पुलिस वाले ही उसके साथ बलात्कार करते हैं। तो एक डर, पुलिस थाना कभी भी महिलाओं को एक सुरक्षित जगह नहीं लगता। कहीं कभी भी पुलिस की वैन जो 100 नंबर पीसीआर आती है उसमें कोई महिला बैठी हुई नहीं दिखती, जो थाने जो चौकियां बनी रहती हैं उसमें महिलाएं बैठी हुई नहीं दिखती। तो एक महिला किसी भी तरीके के अपराध के बारे में एक महिला से बात करने में मैं समझती हूँ सकुचाएगी नहीं, शर्माएगी नहीं, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसीलिए पुलिस में ये 25% नौकरियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और अंत में मैं समझती हूँ 10 लाख रुपए का मुफ्त उपचार। कोरोना में हमने कहा, मैं तो कहती हूं कि नजर में था जलती चिताओं का मंजर, नजर में था जलती चिताओं का मंजर, चमकते थे जुगनू तो दिल कांपता था। ये हालत हो गई थी कोरोना में। एक एक सांस के लिए उत्तर प्रदेश के लोग मोहताज हो गए। यहाँ गंगा जी बह रही हैं कानपुर में, गंगा जी के पाट लाशों से पट गए, और जो आवाज उठाता था उसके ऊपर एनएसए लगाने की धमकी ये सरकार देती थी। ऐसे में अगर मुफ्त उपचार 10 लाख रुपए तक का मिल सकता है तो ये एक बहुत बड़ी नियामत है, क्योंकि कोरोना तो अभी है। मोदी जी के सरकार के निकम्मेपन और लापरवाही के कारण मुझे तो लगता है अभी 2-3 साल हमें इसी कोरोना के बीच में से ही निकालना पड़ेगा। और ये बहुत बहुत बड़ी एक सौगात है कि इतना मुफ्त उपचार हमें मिल सकता है। एक सवाल और मेरे जहन में था जिसका मैं जवाब देना चाह रही थी, मैंने कहीं लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये पूछा गया कि महिलाओं को आखिर खतरा किससे है, महिलाओं को खतरा किससे है? बता सकता है कोई किससे खतरा है महिलाओं को? क्यों खतरा होता है? ये इसीलिए खतरा होता है जो मैंने शुरुआत में बात कही कि महिलाएं महिलाओं से ही बातें करती रहती हैं। हम अपनी बेटी को तो समझाते हैं घर में कि बेटा रात को बाहर नहीं निकलना, कोई अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करना, इतने बजे से इतने बजे घर आ जाना, लेकिन ये बेटों को भी समझाना पड़ेगा। और कोई भी बड़ा परिवर्तन हो वो घर से शुरुआत होती है, ये करना बहुत जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर राजनेता जो हैं आपके प्रतिनिधि हैं वो बदलाव नहीं चाहते तो नहीं होगा। तो जो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जो उन्हें बचाने वाली सरकार है, वो महिलाओं के साथ कभी भी नहीं खड़ी है। और मैं समझती हूं कि वक्त आ गया है
कि महिलाएं अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखें, कि वक्त आ गया है कि सत्ता का परिवर्तन महिलाएं खुद करें, खुद इसकी जिम्मेदारी ले। और वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी के साथ कानपुर में, उत्तर प्रदेश में खुशहाली की एक नई दास्तान, एक नई कहानी लिखें। क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये महिलाओं की शक्ति में, महिलाओं के साहस में, महिलाओं की प्रतिभा में, महिलाओं की क्षमता में कांग्रेस पार्टी का अटूट विश्वास है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण, सुरक्षा के प्रति बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये क्रांतिकारी आगाज है, ये महिलाओं की बुलंद आवाज है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी को नारी शक्ति पर नाज है, नारी शक्ति पर नाज है। और मैं समझती हूं कि संघर्ष की राह थोड़ी लंबी हो सकती है, पर लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम हमें मंजिल के और करीब ले जाता है। और मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ खत्म करूंगी कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, कि जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, ख्वाब पर खौफ की चौकसी न रहे, श्रम की पीठ अब ज्यादती न सहे, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई ना हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। तो आइए कांग्रेस के साथ इस संघर्ष की राह पर चलिए। बहुत लंबा भाषण मैंने दिया और आप सभी इतने धैर्य के साथ मुझे सुनती रही, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।